थैंक यू सर, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी जबरदस्त तालियों से मेरा स्वागत किया। दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र चाहर किजारा परिवार चैंपियन सपोर्ट सिस्टम की तरफ से आप सभी महत्वाकांक्षी लीडर्स को इस ट्रेनिंग में जो कि हम कोर ट्रेनिंग चल रही है उसके अंदर मैं आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे एटीट्यूड के ऊपर। हमारा 8 स्टेप है, वो कल 8 स्टेप का समापन हो चुका है। एटीट्यूड पे बात करते हैं। दोस्तों, जीवन में सबसे ज्यादा कोई काम आने वाला अगर टॉपिक है या काम आने वाली कोई बात है तो वो है आपका एटीट्यूड, नजरिया। पूरे जीवन पे हमारे नजरिए का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये समझ लो कि 90% जो जीवन में प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में वो नजरिए का पड़ता है। बाकी जो हमारी एकेडमिक एजुकेशन है वो 10% ही जीवन में काम आती है। और नजरिए का 3 तरह का नजरिया होता है दोस्तों। एक नजरिया होता है आपका नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है क्रिएटिव। क्रिएटिव नजरिया है, इस पे हम बात करेंगे बाद में। पहले करते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव नजरिया क्या होता है। दोस्तों, नजरिया जो हमारे किसी घटना को घटते समय या किसी कार्य को करते समय या किसी व्यक्ति से मिलते समय उसके बारे में हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या हम सोच रहे हैं, क्या विचार आ रहे हैं, वो हमारा नजरिया होता है। जैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर किसी को प्लान दिखाने गए तो प्लान दिखाने से पहले उसके बारे में हम क्या सोच रहे हैं कि यार ये व्यक्ति कैसे भी ज्वाइन हो जाए, मेरा चेक बन जाए। जो हमारे दिमाग में चल रहा है हम उसके फायदे की बात कर रहे हैं कि हम अपने फायदे के बारे में सोच रहे हैं, वो हमारा नजरिया है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि जब प्लान दिखाने जाते हैं या फॉलोअप करने जाते हैं तो उसको ये लगता है कि सर कैसे भी ये जुड़ जाए तो बहुत मजा आ जाए और मेरा काम बहुत अच्छा हो जाएगा, टीम जबरदस्त बन जाएगी क्योंकि ये बहुत काम करने वाला है, कैसे भी ये जुड़ना चाहिए। और आज मेरे जो गोल्ड मेडल में इतनी बीवी कम है वो पूरी हो जाएंगी। इस तरह का जो नजरिया होता है दोस्तों वो अपने लिए होता है और इस नजरिए से हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है क्योंकि अगला व्यक्ति जो हम उसके बारे में सोच रहे हैं वो ये समझ पा रहा है कि ये अपने बारे में सोच रहा है। नजरिया आंखों से आप उसका पता लगा सकते हो कि किस तरह की नजर से देखते हैं ना कि लोग अलग अलग होते हैं लेकिन सबके बारे में राय और नजर हमारी अलग अलग होती है। हर किसी को देखने की जो नजर है वो हमारी अलग होती है। तो वो नजरिया होता है जो आंखों से दिखता है कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है। तो ये नजरिया हमें अपना सही करना पड़ेगा। जब हम प्लान दिखाने किसी को जाते हैं तो उसके बारे में हमें सोचना है कि यार अगर ये ज्वाइन हो जाता है तो इसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, इसके घर की गरीबी मिट जाएगी, इसकी नाम इज्जत शोहरत सारी चीजें इसको मिलने वाली हैं। अगर भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे व्यक्ति से, ऐसे बढ़िया ईमानदार व्यक्ति है ये, इसको कैसी भी सद्बुद्धि दें जिससे कि अपने जीवन में आगे बढ़ने की ये प्रेरणा इसको मिल जाए और जीवन में आगे तरक्की करे। तो इस तरह से विचारों से हम उसके बारे में बात करेंगे, मनी में सोचेंगे। तो दोस्तों ये चीजें क्या है, ट्रांसफर होती है आंखों से आंखों में, स्कैन कर लेता है व्यक्ति। तो जब आपके दिमाग में यह चल रहा है आपको क्या लगता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ इसको पता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भी व्यक्ति एक्टिव होता है उसकी आंखों में आपकी देख लेता है कि ये व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए मेरे पास आया है या मुझे जीवन में आगे बढ़ाने के लिए मेरे लिए आया है। तो इस तरह से जो विचार हमारे दिमाग में चलते हैं वो नजरिया कहलाते हैं। दोस्तों, नेगेटिव नजरिया की मैं बात करूं, ज्यादातर लोग दुनिया में नेगेटिव विचारवादी होते हैं, नेगेटिव विचार रखते हैं। जिस तरह से मैं एक कहानी के माध्यम से बताता हूं कि नेगेटिव विचार होते क्या हैं और क्या प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है उनका। दोस्तों, 2 भाई थे और दोनों भाई जीवन में कुछ करना चाहते थे। जीवन में बहुत तड़प थी, लोगों को देखते थे बहुत ही खराब स्थिति में थे, बहुत बड़ी गरीबी थी। तो लोग देखते थे कि दुनिया
कोशिश कर रहे हैं लोग और पैसे वाले हो रहे हैं, तो अगर हम कोशिश करें तो हम भी पैसे वाले हो सकते हैं भैया, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों भाई ने बैठ के विचार बनाया कि बिल्कुल हो सकते हैं, क्या करना चाहिए। मान के ऐसा करते हैं, एक भैंस लेके आते हैं और भैंस लेने के बाद जब भैंस आ जाएगी उसका दूध हम बेचेंगे, उसके बाद 2 भैंस हो जाएंगी, फिर उसका दूध, दोनों का दूध बेचेंगे, 3 हो जाएंगी, दूध बढ़ता जाएगा, हमारे ग्राहक बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे करके हम एक डेयरी खोल लेंगे। जब हमारी डेयरी खुल जाएगी तो उससे हम और पैसा आ जाएगा, एक बड़ी डेयरी हो जाएगी, हमारी डेयरी बड़ी होती चली जाएगी। फिर इस गांव से और 2-3 गांव हटके फिर एक डेयरी खोल देंगे। इस तरीके से हम अपना बड़ा डेयरी का व्यापार, दूध का व्यापार बन जाएंगे व्यापारी। तो बहुत अच्छा लगा दोनों को ये विचार। हम जब बड़े भाई ने विचार छोटे भाई को बताया तो दोनों को बहुत अच्छा लगा। और लगाने के बाद जब फिर विचार बन जाता है, उन्होंने गोल बना लिया। पहले उन्होंने गोल बना के फिर उनके बारे में शुरुआत की कि अब ये इसके लिए करना क्या पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले इसके लिए पैसे लाने पड़ेंगे और पैसे लाके फिर भैंस लानी पड़ेगी, तब जाके हमारे इस टारगेट की शुरुआत होगी। तो दोस्तों वो गए, घर पे गए, अपने अपनी मैडम के पास गए। वन की हमारे पास और तो कुछ है नहीं, जो भी हमारे पास सोना है, ज्वेलरी है, वो अपनी अपनी लेके आ जाते हैं। दोनों भाई बेच के एक भैंस ले आएंगे। मान की बहुत बढ़िया। अब दोनों जब जाते हैं घर पे तो अपनी मैडम से ये बातें बताते हैं कि हमें अपनी ज्वेलरी दे दो और ज्वेलरी से हम भैंस लेके आएंगे बेच के। तो उन अपने मैडम को विचार बताए। अब बड़ी वाली जो मैडम थी उन्होंने दे दिया कि यार इसका क्या होगा, क्या करना है, इससे कोई पेट तो भरना नहीं है सोने का, पहन के हम कहीं जा नहीं रहे, ऐसी खराब स्थिति है कि खाने के लाले पड़ रहे हैं, तो सोने का क्या करेंगे हम। अगर इससे किसी काम की शुरुआत हो जाती है, हमारी इनकम बन जाती है, जीवन में कुछ अच्छा करने का अगर ये सोच रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है जीवन में आगे बढ़ना। तो उसका भी नजरिया देखो किस तरह का नजरिया था मैडम का, बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव कामयाब होने का नजरिया उनका था। उन्होंने ये विचार उनके दिमाग में आए और उन्होंने वो सोना निकाल के दे दिया। अब जैसे छोटे वाले ने जाके बोला कि अपना वो सोना जो रखा है वो निकाल के दे दो और हम दोनों भाई जा रहे हैं भैंस लेने के लिए और भैंस लेके आएंगे, उससे हम दूध का व्यापार शुरू करेंगे दोनों भाई। पानी की अच्छा, पानी की वो तो बात ठीक है, दूध का व्यापार करेंगे, लेकिन हमारे पास ऐसी खराब स्थिति है, इस खराब स्थिति में हमारा एक यही तो सहारा है। और ये अगर बाई चांस आप भैंस लेके आ गए और भैंस मर गई तो दोस्तों यहाँ ये तो लग जाता है ना, यहाँ से पूरा मामला गड़बड़ हो जाता है किसी भी व्यक्ति का। किसी के व्यक्ति में दिमाग में ये विचार आते हैं नेगेटिव, तो हर काम में अरे ऐसा हो गया तो बहुत से लोग देखे होंगे कि नेगेटिव सोच के चलना चाहिए, दोनों ही चीजों पे सोच के चलना चाहिए, नेगेटिविटी पर भी सोच के चलना चाहिए। नेगेटिविटी पर सोच के किसी ने कोई बड़ा जीवन में काम नहीं किया। तो जैसे ही वो उसने बोला कि भैंस मर गई तो मान की भैंस क्यों मरेगी, और एक भैंस से हम 2 कर लेंगे, 2 से 4 हो जाएंगी, ऐसे करके धीरे धीरे दूध बिकता जाएगा, भैंस बढ़ती जाएंगी। मान की वो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी एक बार सोच के देखो कि अगर आप इस सोने से भैंस लेके आ गए तो और भैंस मर गई तो कहीं के नहीं रहेंगे हमारे पास, न तो कुछ रहेगा, और फिर हम क्या करेंगे। जबरदस्ती उनके दिमाग में विचार डाला जा रहा है नेगेटिव कि भैंस मर गई तो। अब उसका दिमाग भी घूमने लग गया, क्योंकि संगत से रंगत आती है, संगति का असर तो पड़ना है। जैसे जो हमारे साथ रहने वाला व्यक्ति है उसके विचार नेगेटिव होंगे या उसकी संगत खराब होगी तो धीरे धीरे उसकी संगत का असर हमारे पास होता चला जाएगा। या तो हमारे पास इतने पावरफुल विचार होने चाहिए जिसके दूसरे के विचारों को बदल सके, हमारी संगत से वो बदल जाए। लेकिन हमारे पास इस तरह के विचार नहीं होंगे, हमारे जो नजरिया है वो पॉजिटिव नहीं होगा, तो नेगेटिव व्यक्ति के जो विचार हैं वो हमारे ऊपर हावी होते चले जाते हैं। तो दोस्तों ये विचार और संगत का बदलना बहुत जरूरी है। जब उसने ये बात बोली कि भैंस मर गई तो उसने क्या किया, उसके दिमाग में विचार आ गया कि यार बात तो सही कह रही है कि हम भैंस लेके आ गए और भैंस मर गई तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, हमारा ये भी है सोना वोना थोड़ा बहुत, ये भी चला जाएगा। तो यानी कि
वो आया, भाई के पास आया, बड़े भाई के पास, माने कि हाँ चलें, ले आया, माने कि भैया एक बात तो हमने सोची नहीं, ये तो पूरा हमने प्लान बना लिया कि इस तरह से हम भैंस लाएंगे, फिर 1 से 2 हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी, फिर धीरे धीरे करके बहुत सारी भैंस हो जाएंगी और हम डेयरी खोल लेंगे। ये तो हमने सोच लिया, लेकिन हमने एक छोटी सी बात नहीं सोची स्टार्टिंग में ही कि अगर हम एक भैंस ले आए और भैंस मर गई तो फिर तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। उसने बताया कि भैंस क्यों मरेगी भाई, उल्टा क्यों सोच रहा है, ये भी तो सोच सकता है कि भैंस नहीं मरी, 1 से 2 हो गई तो मान के नहीं भैया ये सोचो, वो तो ठीक है, लेकिन ये तो सोच के देखो एक बार, अगर भैंस हम ले आए और भैंस मर गई तो हम क्या करेंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। तो उन दोनों में इसके ऊपर काफी चर्चा चली, लेकिन वो उसके समझ नहीं आई। तो मान की ठीक है, रहने दे तू, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो भाई लेके आऊंगा, मुझे तो करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, मैं तो कोशिश करके रहूंगा। तो दोस्तों वो व्यक्ति गया और जाने के बाद भैंस लेके आया। भैंस जब लेके आया तो पहले वो अच्छी भैंस लाने वाले थे, अब थोड़ी कम दूध वाली भैंस ले आया वो, क्योंकि कम पैसे थे उनके पास जो सोना था। तो भैंस लेके आया तो उसने भैंस का दूध बेचना शुरू किया, पहले 2-4 घरों में देना शुरू किया, धीरे धीरे करके वो दूध, एक और भैंस आ गई, दूसरी भैंस ले आया, फिर और घर बढ़ा दिए उसने, धीरे धीरे करके उससे थोड़ी इनकम हुई, वो तीसरी भैंस ले आया। तो धीरे धीरे करके वो 2 भैंस, 4 भैंस, 6 भैंस, ऐसे करके धीरे धीरे वो भैंस बढ़ती गई। और वो जो नेगेटिव विचारों वाला व्यक्ति हो गया था, इनका भाई था, वो रोजाना वो और उसकी मैडम देखे कि अरे भैंस मरी नहीं अभी तो, रोजाना देखें कि आज मर जाएगी, आज मर जाएगी, आज भैंस मरेगी। वो देखते देखते उन्हें 2 भैंस हो गई, मान के यार तो 2 ले आया, मान के 2 भी तो मर सकती है, 2 भैंस, दोनों भैंस मर गई। तो वो देखते रहे, मान के 4 भैंस हो गई, मान के 4 भी तो मर सकती हैं, 4 मर गई तो। लेकिन जब ज्यादा भैंस हुई तो मान के अब तो यार सारी तो भैंस मरेंगी नहीं। उसने देखा, धीरे धीरे करके वो व्यक्ति डेयरी का मालिक बन गया। और जब वो डेयरी का मालिक बन गया बहुत बड़ी का, तब जाके उसने आके मैडम के कहते ना, और उसको बहुत बुरी तरह डांटा, उसके साथ मार पिटाई हो गई। अब देखो सबसे बड़ा बात है कि तब सोच रहा है, मैडम की बात मान रहा है, और फिर मैडम के ऊपर ही मतलब दोषारोपण हो रहा है, इसमें कुछ ना कुछ हाथ अपना भी है। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, हम दूसरे जो नेगेटिव विचार हैं, वो नेगेटिव विचार हमारे दिमाग में बहुत जल्दी घुसते हैं। अगर उस नेगेटिव विचार को हम नहीं झटकें, अपने दिमाग से नहीं हटाएं और उस पर बिल्कुल विचार उसको वहां से हटा के मान के, ऐसा कुछ नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव विचार पे हम रहते हैं, तो दोस्तों हमारे जीवन में कुछ कोई बदलाव आता है। मैं मानता हूं थोड़ा बहुत कभी कभी नुकसान भी हो जाता है, लेकिन नुकसान होगा तो ये तो इतना ऊपर वाले पे हमें छोड़ना पड़ेगा ना। लेकिन जीवन में आगे बढ़ने के जो रास्ते हैं नेगेटिव विचार से, वो सारे के सारे बंद हो जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव विचार वाला व्यक्ति जीवन में कभी भी आगे कुछ नहीं कर पाता है और कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। फिर वो बाद में पछताता है कि मैं ऐसा कर लेता तो, पहले उसे नेगेटिव विचार में ऐसा हो गया तो सोच लेता है, लेकिन यार न्यू कि मैं ऐसा कर लेता तो बहुत अच्छा रहता, उस व्यक्ति ने किया और वो क्या हो गया। बाद में जो हमारा पछतावा होता है वो हमारे नेगेटिव नजरिए की वजह से होता है। तो ये नेगेटिव विचार अपने दिमाग से बिल्कुल त्याग दें दोस्तों, नेगेटिव विचार से कुछ भी बड़ा होने वाला नहीं है। नेगेटिव विचारवादी व्यक्ति कभी भी कुछ नहीं कर पाता है। हर जो भी कोई कंडीशन होती है हमें वो ऊपर वाले पे छोड़ना है, उसमें पॉजिटिविटी ढूंढनी है। जिस तरह से मैं बताता हूँ, जो कुछ होता है हमारे जीवन में वो अच्छा होता है, लेकिन उस समय हो रहा होता है, उस समय हो सकता है वो हमें अच्छा ना लगे, लेकिन हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो चीज है वो यही है कि पॉजिटिव नजरिया है, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। अगर इस तरह के विचार किसी व्यक्ति के बनते हैं तो दोस्तों जीवन में ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए भी मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ, डिटेल में आप पूरा हम बात करेंगे कि अकबर और बीरबल दोनों की स्टोरी में आता है कि अकबर आपको पता है कि राजा थे और बीरबल उनका अनुयायी था, उनको एडवाइस करता था, उनके साथ सलाह बातें करता था, उनसे वो सलाह लेते थे। तो बीरबल का नजरिया वो हमेशा पॉजिटिव था एकदम, और बहुत अच्छे विचार थे उनके।
तो उन्होंने क्या किया, एक बार बीरबल चले गए अपने यहाँ छुट्टी पे 2-4 दिन के लिए, और उसके बाद राजा अपने प्रैक्टिस कर रहे थे तलवारबाजी की। तो उसके तलवारबाजी की प्रैक्टिस करते समय उनके अंगूठा क्या, उंगली कट गई। उंगली जब उनकी कटी तो उन्होंने 2-3 दिन प्रैक्टिस नहीं की, और पूरे राज्य में बड़ा खराब हो गया कि राजा की उंगली कट गई। एकदम शोकाकुल माहौल हो गया, राजा जी की उंगली कट गई। क्यों? क्योंकि लोग हमारे उससे दुखी हो ना हो, लेकिन दुखी होने का नाटक जरूर करते हैं। तो वहां जो राज्य में थे वो लोग सब ऐसे हो गए कि अगर हमें राजा ने देख लिया तो ये आदमी के कोई असर नहीं है मेरी उंगली कटने का, तो हो सकती है कि सजा हो जाए। इस डर से पूरा माहौल ऐसा हो गया, वहां का पूरा माहौल खराब हो गया। ऐसे ही बीरबल आते हैं, उन्होंने देखा कि पूरे माहौल में इस तरह का सन्नाटा क्यों है भाई, क्या हो गया। तो उन्होंने मंत्री संत्री जो होते हैं उनसे पूछा कि क्या बात है भाई, ऐसे क्यों हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि ऐसे राजा जी की उंगली कट गई है, इस तरह से वो प्रैक्टिस कर रहे थे। तो बन गई, अच्छा राजा जी की उंगली बन गई तो क्या हुआ। कोई भी काम होता है अच्छे के लिए होता है, ऊपर वाले की प्लानिंग से बड़ी हमारी प्लानिंग थोड़ी ना होती है। मान के यार इसकी, ये तो ऐसे बोल रहा है कि कोई भी काम होता है अच्छे के लिए होता है। जो बीरबल कहना चाह रहा था उस बात को न समझ के मान की यार ये तो अच्छा होता है। तो वो उनके राजा का हितैषी होने के उसमें कि राजा जी मुझे बोलेंगे यार कितना मेरा हितैषी है, तो उसने जाके ये बात चुपचाप से राजा जी को बोल दी। राजा साहब पूरे राज्य में सन्नाटा है, लेकिन एक व्यक्ति पे कोई फर्क नहीं है। मान की वो कौन है, मान की बीरबल। वो तो ये कह रहा है कि कोई भी काम होता है वो अच्छे के लिए होता है, और आपकी उंगली कटी है और वो अच्छा बता रहा है। उसने जाके राजा जी को भड़का दिया। उन्होंने बीरबल को बुलाया, और बीरबल को बुलाने के बाद उन्होंने मान के इसको कोड़े लगाओ इसमें दो, और इसको जेल में बंद कर दो। कारागृह में जब उसको डलवा दिया, उसके बाद कुछ दिन बाद राजा शिकार खेलने के लिए गए, और शिकार खेलने के लिए गए तो वो थोड़ा लंबे चले गए शिकार खेलने के लिए। लंबे चले गए, वो उनको थोड़ी थकान हो गई, तो एक पेड़ के नीचे वो आराम से लेट गए कि मान के थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सुगंधित हवा आ रही है। अच्छा पेड़ था, सुगंधित, उसको सुगंध आ रही थी। मान के थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम करता हूँ। तो वो आराम में इतनी गहराई से उनको नींद लग गई, तो थोड़ा लेट हो गए। लेट होने के बाद वहां खुद कुछ आदिवासी आए, और आदिवासी राजा को पकड़ के ले गए। माने कि ये आदिवासी ढूंढ रहे थे कोई व्यक्ति ऐसा मिले कि वहां जो उनका राजा था, उनके नए राजा का राज्याभिषेक हो रहा था, तो उनके लिए उसे बलि की जरूरत थी। देवी पे जो बलि चढ़ानी थी उनको, तो एक किसी की बलि देनी थी, तो उसके लिए उनको राजा को पकड़ के ले गए। वहां जाके उनको तैयार कर दिया निला धुला के, और बलि देने के लिए। लेकिन वहां जो उनके जो पंडित थे, जो एडवाइजर थे, उन्होंने बोला कि पहले देखो उनकी बॉडी में चेक करो कि कोई अंग भंग तो इसका नहीं है, क्योंकि पहले से अंग भंग होगा तो उसकी बलि चढ़ चुकी है, दोबारा ये नहीं चढ़ सकती, और हमारी जो इष्ट है वो और नाराज हो जाएंगी, क्रोधित हो जाएंगी, गुस्से में आ जाएंगी। तो उन्होंने क्या किया, उनका चेक किया तो उंगली कटी निकली। जब उंगली को कटा देखा तो उन्होंने बोला मान के इनको छोड़ दो, इसकी बलि दोबारा नहीं चढ़ सकती। जैसे ही उन्होंने ये बोला तो राजा के दिमाग में एक विचार आया कि वहां के यार उस दिन बीरबल ने जो बोला था कि कोई भी काम होता है वो अच्छे के लिए होता है, और इसके वास्तव में अगर ये उंगली कटी नहीं होती मेरी उस दिन, तो आज तो गर्दन कट जाती। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ कि मेरी उंगली ही कटी है, नहीं तो आज मैं जीवित नहीं रहता। तुरंत वो आया वहां से, ये विचार उसके आके मान के बीरबल कहाँ, जल्दी निकाल के लाओ। बीरबल को निकाल के लाया और माफी मांगी उससे कि भाई बिल्कुल सही बोला था कि आज मेरी उंगली नहीं कटी होती तो गर्दन कट जाती। और उनसे माफी मांगने के बाद एक बात उनसे पूछी कि भाई ये बताओ कि सब ठीक है, मेरी उंगली कटी, कुछ भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, लेकिन तेरे साथ क्या अच्छा हुआ, तुझे खामा खा के 2 कोड़े लगे और तू जेल में बंद हो गया, तेरे साथ क्या अच्छा हुआ इसमें। मान की राजा साहब मेरे साथ भी इसमें बहुत अच्छा हुआ है कि अगर मैं इसमें बंद नहीं रहता तो शिकार खेलने के लिए आपके साथ जाना पड़ता, और शिकार खेलने के आपके साथ जाना पड़ता तो आपकी तो उंगली कट गई थी, आपको तो पकड़ लेते नहीं, मेरी वाट लग जाती, मेरी गर्दन चली जाती, मेरी जान बच गई अगर आपने मुझे यहाँ बंद कर दिया तो। फिर उसमें देखा मान की बात तो बिल्कुल सही है। तो ये उन्होंने एक विचार बदल गए राजा के कि सही है, कोई भी काम होता है
वो अच्छे के लिए होता है, बशर्ते हमें ऊपर वाले पर विश्वास करना चाहिए, ऊपर वाले की प्लानिंग के हिसाब से हमें। अब हम अपना पूरा 100% दे रहे हैं, हम अपना पूरा काम कर रहे हैं, तो आगे की चीजें हैं वो हमारे हाथ में नहीं है, वो ऊपर वाले के हाथ में। उसी के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उन्होंने हमारे लिए क्या प्लानिंग बना रखी है वो अलग बात है। एक बार मैंने नई कार यहाँ से खरीदी थी, मैंने एक नई कार ली और नई कार लेके मैं जयपुर गया था। और जयपुर गया तो बीच में बालाजी पड़ता है, आप सब लोग जानते हैं। तो मैंने कहा यार बालाजी के दर्शन कर लेता हूँ मैं आज। वहां से दर्शन किए, दर्शन करने के बाद फिर मैं चला तो एक जयपुर से 30 किलोमीटर पहले एक टोल आता है राजा डोक। उस टोल पे मैं गया तो मैंने जैसे ही वो डिवाइड टोल पे लाइन में वो गाड़ी ली, तो मैंने इसमें ले रहा था, मैंने कि चलो इसमें कर देते हैं, दूसरी वाली लाइन में कम थी। तो मैंने उस लाइन की तरफ जैसे ही मोड़ा तो एक ट्रक आगे से आया और मेरी गाड़ी में बिल्कुल ठोक दी उसने, और डिवाइडर के और ट्रक के बीच में गाड़ी फंस गई। उसे पता ही नहीं था कि गाड़ी में मतलब एक्सीडेंट हुआ है, और मैं ड्राइव कर रहा था। तो जैसे ड्राइवर वाली खिड़की है उसी के कोने से बिल्कुल वो अंदर घुसती चली गई खिड़की, और मैं साइड में इधर खिसक गया। और मैं शीशे में से हाथ ऐसे मार रहा था, आवाज लगा रहा था, तो लेकिन शीशे की बंद थे तो आवाज जा नहीं रही थी। लेकिन एक व्यक्ति आगे से देख रहा था, उसने ट्रक वाले को इशारा किया। दोस्तों जैसे उन्होंने इशारा किया और मैं इधर वाली खिड़की से उतरा, मैंने उसे देखा, मैंने कि देखने लगा, उससे बात की तो वो बिल्कुल घबरा गया, एकदम काला पड़ गया। मैंने कि आज तो बहुत भयंकर फंस गया इस तरह से, क्योंकि वो काफी खिड़की पूरी डैमेज हो गई, खुली नहीं रही थी, वो अंदर तक घुस गई। नई गाड़ी थी। तो मैंने उसे ज्यादा कुछ नहीं कहा, मैंने कि अब हो भी क्या सकता है, गलती हो जाती है, कुछ भी हो जाता है। अब वो मैंने कि तू अपना ट्रक निकाल, वो उसने साइड से लेके वो निकाला। गाड़ी तो चली रही थी लेकिन खिड़की से ही हुई थी। मैं वो गाड़ी लेके मैंने सोचा, मैं गाड़ी में थोड़ी देर बैठा, बैठ के सोचा कि प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज जान बची। बालाजी महाराज को धन्यवाद दिया, बजरंगबली को, और उनका एहसान बंद रहा कि बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी जान बच गई। क्यों लोग परेशान हो जाते हैं? अगर नेगेटिव विचार वाला व्यक्ति वहां होता तो एक ही बात सोचता कि आज मैंने आपके दर्शन किए हैं, कब से दर्शन करके आ रहा हूँ, और इस तरह से बताओ क्या फायदा हुआ दर्शन करने का, और गाड़ी और ठुकवा दी। और उसके बिल्कुल दिमाग खराब हो जाता, उसको खाना अच्छा नहीं लगता, उसको वहां कहते ना बॉडी में एकदम ब्लड की जगह पानी सा हो जाता, इस तरह की उसकी स्थिति हो जाती, और वो बड़ा परेशान रहता। उसका मूड इतना खराब रहता कि 2-3 दिन में जाके उसका मूड मुश्किल से सेट हो पाता। तो दोस्तों ये तो थोड़ी सी उससे हमें बीती ना। अगर कोई बड़ी आपदा मुझ पर आने वाली होगी और वो छोटी सी से टल गई, मेरे कुछ नहीं हुआ, गाड़ी है, थोड़ी सी खिड़की में लग गई, 0 बैलेंस, वो डेप्थ का इंश्योरेंस है, थोड़ा बहुत फाइल चार्ज लग जाएगा, वो अपने सही हो के आ जाएगी, कौन सी बात बड़ी बात हो गई। तो ये इस तरह के जो विचार हैं जीवन में बहुत जरूरी है। तो हमारे अपने विचार बदलने पड़ेंगे। ये पॉजिटिव एटीट्यूड है वो हमें रखना पड़ेगा, और पॉजिटिव एटीट्यूड के बिना हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जीवन में 90%, मैंने बताया 90% जो प्रभाव पड़ता है वो हमारे एटीट्यूड का ही पड़ता है, हमारे सोचने के तरीके का पड़ता है। एटीट्यूड का पड़ता है। आवाज आ रही है सर मेरी? तो दोस्तों जिस तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, अब बात करेंगे हम क्रिएटिव एटीट्यूड। क्रिएटिव एटीट्यूड में क्या होता है कि जब व्यक्ति पूरी तरह पॉजिटिव, उसके दिमाग में पॉजिटिव एटीट्यूड घुस जाता है और वो पॉजिटिव तरीके से बात करता है, और उसके बाद क्रिएटिव एटीट्यूड शुरू हो जाता है उसका। स्टार्टिंग में क्रिएटिव एटीट्यूड नहीं हो पाता व्यक्ति का, पहले तो उसे नेगेटिव और पॉजिटिव एटीट्यूड पे ही समझना पड़ता है उसको, उसके बाद क्रिएटिव एटीट्यूड आता है। और जब ये व्यक्ति का क्रिएटिव एटीट्यूड पैदा हो जाता है या क्रिएटिव एटीट्यूड शुरू हो जाता है, तो उसके बाद उस व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे बदलाव और ज्यादा होते चले जाते हैं, और वो दिन ब दिन तरक्की करता है। क्रिएटिव एटीट्यूड का मतलब है क्रिएटिविटी, नई नई क्रिएटिविटी को निकालना, या हर चीज में एक क्रिएट कर लेना किसी चीज को, यानी कि पैदा करने की जो आदत है, आविष्कार करने की जो आदत है, उसको क्रिएटिव एटीट्यूड बोला जाता है। और ये क्रिएटिव एटीट्यूड हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। और ये
ये एक सफलता की सीढ़ी हम जब चढ़ते हैं उसके बाद पैदा होता है, जब हम सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू कर देते हैं या कुछ सीढ़ियां हम पार कर जाते हैं, उसके बाद ये क्रिएटिव एटीट्यूड शुरू होता है। और जो नजरिया है वो दिखाना नहीं पड़ता उसको कि इसका किस तरह का नजरिया है, वो अपने आप दिख जाता है। जो व्यक्ति आपकी संगति में रहता है वो अपने आप पता लगा लेता है आपकी बातों से कि किस तरह की नजरिया है इनका और किस तरह के ये व्यक्ति है। तो दोस्तों, क्रिएटिव एटीट्यूड जो होता है वो नई नई क्रिएटिविटी करता है। तो ये 3 तरह का एटीट्यूड होता है व्यक्ति का, नेगेटिव, पॉजिटिव और क्रिएटिव। ये जो शाखा है ये बड़ी शाखा है इस नजरिए की, इसमें छोटी छोटी शाखाएं नेटवर्क कर होता है, उसको एक छोटे छोटे एटीट्यूड ये परिवर्तन करना पड़ता है अपने आप में। छोटे छोटे एटीट्यूड वो बिल्ड करने पड़ते हैं, उनके बारे में आगे मैं बात करूंगा। दोस्तों, नेटवर्कर जो होता है उसका 10 तरीके का एटीट्यूड बिल्ड हो जाता है और होना चाहिए। ये 10 तरीके का एटीट्यूड उसका होना चाहिए। जो पहले जो एटीट्यूड आता है, जो बिजनेस एटीट्यूड आता है दोस्तों, हमारा जब तक बिजनेस एटीट्यूड नहीं होगा, बिजनेस करने वाला जो नजरिया है वो हमारा बिल्ड नहीं होगा, तब तक हम किसी भी बिजनेस में सफल नहीं हो सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। और ये बिजनेस एटीट्यूड क्या होता है, चाहे वो जॉब कर रहा हो, चाहे कुछ भी काम कर रहा हो, लेकिन जो उसकी फीलिंग है वो मालिक वाली होनी चाहिए। अंदर एक झलकना चाहिए कि यार मैं मालिक हूं, आने वाले समय में मालिक बनूंगा। तो ये मालिक वाला जो एटीट्यूड है वो जीवन में मालिक बनने के लिए बहुत जरूरी है। इस तरीके से मैंने बताया था एक बार कि 2 व्यक्ति थे, वो एक जगह पे जॉब करते थे और जॉब करने के साथ साथ उन दोनों ने क्या किया, धीरे धीरे साथ में रहे। तो एक दिन ऑफिस में वो दोनों बात कर रहे थे और जाके ऑफिस से और वो चले गए अपने घर। तो रास्ते में जब जा रहे थे तो उनको याद आया कि आज ऑफिस की जो पंखा है ना वो जला रह गया है, लाइट वाइट सब बंद है और ऑफिस का पंखा चालू है, ताला लगा के हम लोग आ गए हैं। तो दोनों में बातें चल रही थी मान कि अब क्या किया जाए। तो एक व्यक्ति बोला कि यार अब आधे रास्ते पे आ गए, यहाँ से लौट के जाएंगे, इतनी देर में तो घर पहुंच जाएंगे, वैसे ही लेट हो रहे हैं, तो हम आगे ही चलते हैं, अब ऑफिस कल चलने दे यार, हमारा क्या जा रहा है, मालिक का जा रहा है, हमें क्या मतलब है उससे। तो वो दोनों लोग वो धीरे आगे चलते रहे, लेकिन उसके दूसरे वाले के दिमाग में आया कि यार ठीक नहीं है, कंपनी का या मालिक का नुकसान हो रहा है और हम वहाँ काम कर रहे हैं और हमें वहाँ पेमेंट मालिक दे रहा है, तो उनके नुकसान के बारे में हमें सोचना चाहिए, उनका नुकसान नहीं करना चाहिए। और अगर उसकी जगह हम होते तो किस तरह से लोग अगर हमारे साथ ये होता तो कितना प्रभाव पड़ता। तो इस तरह के विचार उसके दिमाग में चले। उन्होंने बोला कि यार नहीं, चल बंद कर आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आने जाने में ये समझ लेंगे कि 1 घंटा और लेट हो जाएंगे। माने कि नहीं यार तू ही जा, मैं तो नहीं जा रहा। दूसरे व्यक्ति ने मना कर दिया और एक व्यक्ति वो आया, उसने आके ऑफिस को खोला, पंखे को बंद किया, दोबारा से ऑफिस लगा के वो घर पहुंचा। तो दोस्तों, उसका जो नजरिया था, उसकी जो सोच थी वो मालिक वाली सोच थी और मालिक वाली सोच के साथ ही उसने क्या किया, जीवन में जैसे जैसे समय निकलता गया और 15 साल 20 साल उसको बीते। तो कुछ समय बाद वो अलग अलग चले गए, अलग अलग कंपनियों में चले गए। उसके बाद जीवन में वो वहां से 1 साल बाद अलग अलग होना शुरू हो गया उन दोनों का। और आगे चल के देखा कि एक समय ऐसा आ गया, जो व्यक्ति कह रहा था कि क्या करेंगे पंखा बंद करके घर चलते हैं, हमें क्या मतलब है, मालिक का नुकसान हो रहा है, जो ये विचार वाला जो व्यक्ति था, उन दोनों में अंतर ये हुआ कि उसकी एक दिन जॉब चली गई और वो जॉब की तलाश में दूसरे सिटी में जाके गया और वहां इंटरव्यू दे रहा था। तो इंटरव्यू देने 1-2 जगह के बाद गया, तो वो एक इंटरव्यू देने जब गया तो उसके जो मालिक थे इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने देखा कि यार अरे वो तो वही था जो व्यक्ति पंखा बंद करके आया था। अरे बन के तू यहाँ कैसे भाई, बन के यार तू यहाँ कैसे, बन के इस तरह से यार मेरे साथ हो गया, मेरी जॉब चली गई और मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ जॉब के लिए, बन के तू यहाँ कैसे पहुंचा। कि मैंने सोचा कि मैंने कि यार धीरे कब तक किसका काम करते रहेंगे और काम कर करके मालिक बनना है एक दिन, ये सोच थी मेरी। मैंने कि यार मालिक बनना है, कब तक किसी की नौकरी करते रहेंगे। तो मैंने अपना काम शुरू कर दिया, धीरे धीरे इसमें मैं तरक्की होती गई और आज मैं मालिक बन गया। तो ये दोनों के विचार का अंतर है। आगे चल के जो आज हमारे विचार जैसे भी हैं उसका जो इफेक्ट है हमारे जीवन पे पड़ने वाला है और वो आगे के लिए हमें रिजल्ट में निकल के आएगा। तो हमें मालिक वाला नजरिया बहुत जरूरी है। मालिक के नजरिए से हमें सोचना चाहिए हमेशा।
और जब मालिक का नजरिया एटीट्यूड नहीं होगा तो आप भी जानते हैं उसके विचार ही जिस तरह के होंगे, व्यक्ति इस तरह का ही तो बनेगा। दूसरा जो नजरिया होता है वो लर्निंग एटीट्यूड। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सीखने का जो नजरिया है वो हमें बिल्ड करना पड़ेगा, लर्निंग एटीट्यूड हमें बिल्ड करना पड़ेगा। देखा होगा बहुत से लोग आने के बाद वो केवल अर्निंग एटीट्यूड पे ध्यान रहता है उनका, कैसे भी पैसा आ जाए, उन्हें न तो नेगेटिव एटीट्यूड से कोई मतलब, न पॉजिटिव एटीट्यूड से कोई मतलब, न सीखने वाले नजरिए से कोई मतलब, किसी चीज से कोई मतलब नहीं उन्हें। अब वो सिस्टम शुरू कर दिया, अब उनको पैसा आना चाहिए, ना तो वो अपनी एक्टिविटी पे ध्यान देते हैं हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं, उन्हें पैसा आ जाए बस। तो इस तरह की सोच के व्यक्ति रहते हैं, इस तरह का उनका नजरिया रहता है। लेकिन आपने लर्निंग एटीट्यूड से पहले अर्निंग एटीट्यूड का अगर ध्यान फोकस रहेगा, इस तरह का नजरिया बिल्ड रहेगा, तो दोस्तों आपके जीवन में तरक्की आपकी रुक जाती है। क्यों? क्योंकि पहले सीखना पड़ेगा। सीखने के बारे में मैंने कल काफी बात की थी। जब तक वो सीखेगा नहीं, ये प्रक्रिया बताई थी कि पहले सीखो, फिर करो, फिर सिखाओ, फिर कमाओ। जो कमाने वाली प्रक्रिया है वो सबसे बाद में आती है, पहले हमें आती है सीखने वाली लर्निंग एटीट्यूड। हमें एजुकेशन यहाँ लेनी ही पड़ेगी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया में मिलियनियर्स यानी कि करोड़पति, लखपति, अरबपति जो बनाने का जो माध्यम है दोस्तों, वो सबसे बड़ा माध्यम है। इससे बड़ा कोई शॉर्टकट ही नहीं है। और लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें भी शॉर्टकट ढूंढते हैं, इसमें भी कोई शॉर्टकट हो जाए तो उसमें वो हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा, इससे भी शॉर्टकट मिल जाए। तो दोस्तों ज्यादा जो शॉर्टकट होता है ना, वो बहुत ज्यादा लॉन्ग कट हो जाता है। इसको मैं आपको शॉर्टकट का एक उदाहरण दे देता हूँ। ज्यादा लोग शॉर्ट के चक्कर में पड़ते हैं, इसका भी मैं एक उदाहरण दे देता हूँ। एक दो व्यक्ति थे, दोनों व्यक्ति एक राम और एक श्याम, दोनों यात्रा पे गए तो वहां जाके वो देखते थे, गांव में गए कि यार रुकेंगे कहाँ, रात हो गई उनको चलते चलते, मान के यार देखते हैं कहीं यहाँ रुक जाते हैं किसी के पास। तो राम ने क्या किया, राम ने बताना शुरू किया कि हम वहां के रहने वाले हैं और ऐसे ऐसे आए हैं यात्रा पे, हमको यहाँ रात हो गई है, अगर आपके घर में अगर हमें रुकने के लिए जगह मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो उन्होंने देखा कि अनजान आदमी है, माने कि भैया घर में बहन बेटियां हैं, इस तरह से हम रुकने नहीं देंगे, उनसे मना कर दिया। ऐसे फिर वो दूसरे दरवाजे पे गए, वहां बोला, उन्होंने भी ऐसे मना कर दिया। दो चार दरवाजों पे जाने के बाद राम से श्याम बोला, मान के यार तू इतनी बड़ी रामायण सुनाता है कि वहां से हम आए हैं और ऐसे हैं और ये सारी समस्याएं, सीधे सीधे बात नहीं कर सकता क्या वो जो करते हैं। मान के भाई तू करके देख ले, अब तुझे क्या करना है। मान ठीक है। तो उसने जाके आगे जाके पूछा घर में सीधे ही, मान की हमें रुकना था, रात गुजारनी है, इस तरह से वो बात करते थे कि भैया रात गुजारनी है एक हमें, और इस तरह से हमें जगह दे दो। तो वो बोल देते थे कि यार घर में बहन बेटियां, इस तरह से हम नहीं रोकने देंगे भाई। तो दो चार घरों ने ये बोल दिया। तो आगे मान के मैं शॉर्टकट में बात करता हूँ, तो इतनी रामायण सुनाता है, उसके बाद जवाब एक ही मिलना होता है। तो डायरेक्ट पूछ लेना सीधे सीधे कि वानी घर में बहन बेटियां हैं, मान के क्यों, क्या करना है, मान की रात गुजारनी है। तो इस तरीके से उसने जब बोला, तो उसमें जब उनके मार पड़ना जब शुरू हुआ, उनके ठोकना जब शुरू हुआ, तो दोस्तों दोनों की हालत खराब हो गई। मान के मरवा दिया ना तेरे शॉर्टकट ने। अरे सभी कह रहा था मैं कि मुझे बात करने दे, नहीं शॉर्ट में बात कर ले, सीधे ही बात कर ले। अब तेरी सीधे बात करने का असर देख लिया क्या हो रहा है, रुकने की तो चल रही है, अब यहाँ और कोई नहीं होगा, ठुकवा दिया। तो दोस्तों ज्यादा जो शॉर्टकट होता है जीवन का, शॉर्टकट में से भी शॉर्टकट क्या निकालेगा आदमी को, यहाँ भी शॉर्टकट चाहिए, ये प्रक्रिया छोड़ो, सीधे पैसा दो। तो शॉर्टकट ज्यादा ठीक नहीं रहता जीवन में। क्यों? क्योंकि उसके हिस्से की मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। भाई इतना बड़ा अचीवमेंट मिलने वाला है, आदमी 4 से 5 साल में और 40 से 50 साल का रस निकालने वाला है, उसका रिजल्ट लेने वाला है। तो वो सोच रहा है कि मैं सेफ जोन में रह के ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम होगी, ना कोई दिक्कत होगी, घर को बाहर को सबको मैनेज करते हुए मैं तो आराम से कर लूंगा। तो ये उसके जो विचार हैं वो विचार गलत है। उसे ये है कि त्याग भी करना पड़ेगा उसको, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज उसको करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें उसको सीखनी पड़ेंगी,
और सारी चीजें साथ लेके उसको चलना पड़ेगा, क्योंकि आपके पूरे जीवन का जो रस है वो आप 5 साल में पीना चाह रहे हैं। तो इसके लिए आपको इस तरह का एटीट्यूड बिल्ड करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। लर्निंग एटीट्यूड सीख के बिना आप शॉर्टकट इसमें नहीं मार सकते। दूसरा है लिसनिंग एटीट्यूड, सुनने वाला। बहुत लोग हैं दूसरे को सुन ही नहीं पाते, तो बस मैं मुझे सब कुछ आता है और मैं दूसरे को क्या सुनूंगा, और मैं तो इससे ज्यादा जानता हूं। दोस्तों, सुनने की मैं बात करता हूं। जो एक अच्छा श्रोता होता है, ये बताया जाता है सिस्टम के माध्यम से कि जो एक अच्छा श्रोता होता है वही एक अच्छा वक्ता होता है। अगर हमें वक्ता बनना है, अगर हमें बोलना सीखना है, तो पहले सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम जब तक सुनेंगे नहीं तो हमारे पास जो शब्दकोश है, हमारे पास जो बातें हैं, वो कहां से आएंगी? हमारे दिमाग में भीड़ सुन सुन के होंगी, किताब पढ़ पढ़ के होंगी। तो ये जो सीखने की प्रक्रिया है दोनों, तो इसको हमें लिसनिंग एटीट्यूड हमारा डेवलप हमें करना पड़ेगा कि यार सुनना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको सुनना पड़ेगा। ईगो अपनी साइड में रख दें। मैंने कई बार ईगो पे बात की है, मैं इसलिए करता हूं कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी रुकावट ये ईगो है। और बहुत महान लोग हो गए ना, बड़े बड़े लोग, उनमें किसी में ईगो नहीं था और उन्होंने बड़े बड़े काम किए, उसके बाद भी वो इतिहास लिख गए दुनिया में। और हम जो बिल्कुल मीडियम परिवार के लोग हैं, आम आदमी है, उसमें सबसे ज्यादा ईगो पाया जाता है। तो इसको हम साइड में रख देंगे तो हम दूसरे को सुनना भी सीख जाएंगे। मैं मानता हूं वो 80% बातें आपके मतलब की नहीं बोल रहा है, लेकिन हो सकता है 20%, 10%, 5% कुछ ना कुछ बातें जरूर ऐसी निकल के आएंगी जो आपके लिए अच्छी है, लेकिन आपका ईगो उनको रोक देता है। तो ये सुनने वाला एटीट्यूड जरूर बनाएं। लिसनिंग एटीट्यूड जरूरी है। आपको हर चीज में बताया जाता है हमको कि फॉलोअप करना हो, कहीं भी करना हो तो व्यक्ति को खाली करो, सुनो। तो सुनना भी बहुत जरूरी है, अपने अपने बोलने से ही काम नहीं होता। तीसरा, चौथा जो एटीट्यूड होता है वो रिजेक्शन वाला एटीट्यूड होता है। रिजेक्शन फेस जिसको बोलते हैं, कैसा एटीट्यूड होता है? तो हमें रिजेक्शन झेलना बहुत जरूरी है। दोस्तों, सफलता में यहां ये देखा जाता है कि जो व्यक्ति, आप ये प्रैक्टिकल करके देख लें, प्रैक्टिकल पहले भी आपने ये किया होगा कि जो भी व्यक्ति जितने ज्यादा रिजेक्शन सहन करता है, असफलता से टकराता है, असफलता को फेस करता है, उसकी व्यक्ति की सफलता उतनी बड़ी होती है। पहले जो आंकड़े हैं आपके, पहले आपने देखा होगा, उससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं। आने वाले समय में यहाँ सिस्टम के अंदर आप देखेंगे, उसमें भी आपको ज्यादा व्यक्ति का नाम, ज्यादा सफल व्यक्ति वो ही मिलेगा जिसने ज्यादा परेशानियों को फेस किया है और जिसने ज्यादा से ज्यादा रिजेक्शन सहन किए हैं। आपने नाम सुना होगा उनका, लिंकन, इब्राहिम लिंकन, राष्ट्रपति में आपने नाम सुना होगा। हर किताब में उनका नाम आता है, हर वीडियो में उनका नाम आ जाता है। जहां सफलता की, परेशानियों के सहन करने की बात होती है, फेलियर्स की बात होती है, फेलियर्स के बाद सफलता की बात होती है, तो उनका नाम जरूर लिया जाता है। राष्ट्रपति तो और भी हुए थे, अब तक के इतिहास में राष्ट्रपति तो वहां और भी हुए थे, लेकिन आपको पता है कि आप कितने राष्ट्रपति के नाम जानते हैं और कितने राष्ट्रपति के नाम हर स्टोरी में, हर किताब में आप पढ़ते हैं? उनका ही नाम क्यों लिया जाता है? सोचने की बात है दोस्तों, गहराई से। उनका नाम इसलिए लिया जाता है कि उन्होंने ज्यादा असफलता का सामना किया। ज्यादा असफलता अगर वो नहीं सामना करते, ज्यादा असफल नहीं होते, तो उनका इतना बड़ा नाम नहीं होता। लोग चाहते हैं कि मुझे रिजेक्शन सहन ना करना पड़े, कोई परेशानी सहन ना करना पड़े, मैं डायमंड बन जाऊं। तो डायमंड बन के कौन सा स्पीच देंगे आप? टीम को इस तरह से बताएंगे कि दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में आके आप केवल ज्वाइन हो जाइए, ज्वाइन होने के बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही बोला जाता है, कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली और मुझसे किसी ने मना नहीं किया। और आप केवल ऐसे व्यक्ति को ढूंढो टॉर्च लगा के, जो व्यक्ति पैसे लेके हाथ में तैयार बैठा हो, और ऐसे व्यक्ति के पास जाके केवल आपको बात करनी है, वो आपको पैसे दे देगा। फिर उसके ऐसे व्यक्ति को ढूंढवा लो, ऐसे कर करके, और ना आपको कोई मना करेगा, और धीरे धीरे करके आप है ना टीम बनती चली जाएगी। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन फोन पे बात कर करके टीम बन जाती है। प्रोडक्ट दमदार है तो लोग अपने आप ले लेते हैं।
ना कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत, ना कोई ग्रुप मीटिंग लेने की जरूरत, ना कोई कोर्ट सेशन लेने की जरूरत। खामा का टाइम वेस्ट करो, क्या करना है इनको लेके। इस तरह के जो व्यक्ति, आपने उसने स्पीच दे दिया, आप डायमंड बन गए। स्पीच देने के बाद दोबारा कभी कोई स्टेज पे नहीं चढ़ने देगा कि ये व्यक्ति आके तो पॉजिटिव करने की जगह लोगों को नेगेटिव करके उनको भी आदत पड़ जाएगी, मान के सही है यार ये सफल हो गया बिना कुछ किए, तो हम भी हो सकते हैं, क्या जरूरत है करने की। अपलाइन की बात मानो, सिस्टम को फॉलो करो, फॉलो करने के बाद फिर काम करो, चलो यार ऐसे ही हो जाएगा। ऐसा अगर कोई स्पीच देके चला गया तो आप खुद सोच के देखो कि उसके लिए कितनी तो तालियां बजेंगी, कितने लोग उसका नाम लेंगे, फॉलोअप पे कितने लोग उसकी वीडियो दिखाएंगे। ये सारी चीजें सोचने की बात है दोस्तों। उस व्यक्ति को ही सामने परोसा जाता है, उस व्यक्ति की ही वीडियो दिखाई जाती है, उस व्यक्ति पर ही ज्यादा फोकस किया जाता है जिसकी असफलता का प्रतिशत ज्यादा है। क्योंकि दूसरे को मोटिवेट करने के लिए आपकी असफलता का जो प्रतिशत है वो ज्यादा होना चाहिए कि इस कंडीशन से, इतनी परेशानियों के बाद ये व्यक्ति सफल हो सकता है, तो आप सफल क्यों नहीं हो सकते। आपसे ये चीजें बीत रही हैं, आपके साथ ये घटनाएं घट रही हैं, तो बहुत अच्छे के लिए घट रही हैं। जब तक ये नजरिया उसका बिल्ड नहीं होगा, अगर ये नजरिया जिसका बिल्ड हो जाता है दोस्तों, तो उस पर ना का कोई असर नहीं होता। और ये तो एक कला है, ना को हाँ में बदलना एक कला है, वो यहां सिखाई जाती है, इसको सीखें। इसीलिए बोला जाता है सीखने का बिजनेस है। यहाँ सारी कला आपको सिखाई जाती है, आपको बहुत बड़ा कलाकार बना दिया जाता है। उस कलाकारी के दम पे, उसके माध्यम से आपको सफलता मिलती है। तो रिजेक्शन से आप ना डरें। पांचवा जो एटीट्यूड आता है दोस्तों, वो आता है आपको देने वाला एटीट्यूड। बहुत लोग क्या करते हैं, किसी को प्लान देने जा रहे हैं, किसी को कुछ कहने ना सिस्टम की बात करने जा रहे हैं, तो उनको लगता है कि यार मैं इससे क्या बात करूंगा। तो हमें देने वाला एटीट्यूड रखना चाहिए कि इसको कुछ देने जा रहे हैं, लेने थोड़ी जा रहे हैं। उसका एटीट्यूड जो होता है बिल्ड, वो लेने वाला हो जाता है, उसका नजरिए में सेट हो जाता है, चेतन मन में सेट हो जाता है कि इसके पास हम जा रहे हैं, यार इससे लेने जा रहे हैं, इससे पैसे लेने जा रहे हैं, और इस पैसे से हमारा फायदा होगा, इसका कोई फायदा नहीं है। उसका एटीट्यूड वैसे ही गड़बड़ा गया। देने वाला एटीट्यूड रखो दोस्तों, क्योंकि देने वाला जो एटीट्यूड होता है वो हमेशा किसी को देता है तो उसको जो हाथ है ना, हथेली नीचे की तरफ होती है, और जिस व्यक्ति की हथेली हाथ बढ़ाते समय किसी को देते हैं तो नीचे की तरफ होती है। इस तरह की कंडीशन में व्यक्ति का जो सीना है ना, वो सीना चौड़ा रहता है, आगे निकला रहता है, गर्व होता है अपने आप पे कि मैं दे रहा हूं, क्योंकि उसके नजरिए में इस तरह से बिल्ड है। और जब हथेली ऊपर की तरफ होती है, हम किसी के सामने हाथ फैलाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा सीना अंदर हो जाता है, हमारी नजरें झुक जाती हैं, यानी कि हम हल्का सा शर्मिंदा फील करते हैं अपने आप को। तो ये एटीट्यूड के ऊपर है कि हम सोच क्या रहे हैं। अगर हमारी सोच रहे हैं कि हमारी हथेली ऊपर है, तो अब ऑटोमेटिक सीना अंदर हो जाएगा, नजरें झुक जाएंगी। हमारी सोच अच्छा है कि हमारी हथेली नीचे की तरफ है, तो भैया अपने आप सीना ऑटोमेटिक ऊपर हो जाएगा और हमारी आंखों में गर्व की चमक आ जाएगी। तो ये एटीट्यूड हमें करना पड़ेगा, लेने वाला है कि देने वाला है। सातवां एटीट्यूड है लेने वाला। तो ये 6 जो 7 एटीट्यूड है, इस पे हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस नजरिए से इसको लेके जा रहे हैं, किस एटीट्यूड से इसको लेके जा रहे हैं किसी व्यक्ति के पास, उसके जीवन के बदलाव के, यानी कि हम उसको देने जा रहे हैं कि आज इस व्यक्ति ने ये प्रोडक्ट यूज किए तो उसकी बीमारी खत्म हो रही है, हम उसको दे रहे हैं, और बीमारी खत्म होने के साथ साथ इससे पैसा कमाने का मौका मिल रहा है, इसको है ना इनकम करने का मौका मिल रहा है, उसको ये सोचने वाली बात है। तो उसको एटीट्यूड उसका जो बन जाता है वो देने वाला बन जाता है, और देने वाले एटीट्यूड के कभी आंखों में शर्मिंदगी नहीं आती और उसका सीना चौड़ा रहता है। तो ये ध्यान रखें, हमें देने वाला एटीट्यूड रखना है दोस्तों। आगे जो अगला जो एटीट्यूड आता है 8वां, केयर एटीट्यूड, केयरिंग एटीट्यूड। जो केयरिंग एटीट्यूड होता है दोस्तों, ये केयर करने वाला एटीट्यूड होता है। जिस तरह से मैंने टीम प्लेयर में बताया था कि टीम की किस तरह से केयर करनी चाहिए, किस तरह से टीम की देखभाल करनी चाहिए, ये केयरिंग एटीट्यूड होता है दोस्तों। ये बहुत जरूरी है।
अगर आप लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, लोगों के साथ काम कर रहे हैं, आपका काम भीड़ का है, लोगों का है, और आपका काम लोगों पर ही डिपेंड है, तो ऐसे काम के अंदर जिस व्यक्ति का केयरिंग एटीट्यूड नहीं होगा, वो व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो सकता। क्योंकि बिजनेस का, हम जो बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस कर रहा है, किसी भी प्रकार के बिजनेस में सबसे पहले लोक व्यवहार में कुशलता आती है। जिस व्यक्ति का व्यवहार अच्छा नहीं है, उस व्यक्ति के साथ लोग रुक नहीं सकते। अब टीम भी बन जाए, अपलाइन के माध्यम से बन जाए, अपलाइन बनवा दे, आपने भी बनवा दी, टीम भरने के बाद अगर उस टीम को रोकना है, तो दोस्तों जो आपका व्यवहार है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। जब तक आप व्यवहार अपना चेंज नहीं करेंगे, तब तक आप टीम को आगे नहीं ले जा पाएंगे, टीम बिल्ड नहीं कर पाएंगे। केयरिंग करनी पड़ेगी, उनकी केयर करनी पड़ेगी, उनकी देखभाल करनी पड़ेगी, उनका ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके साथ क्या चल रहा है, इसके सॉल्यूशन क्या हो सकता है। जो भी मैंने जिम्मेदारी वाला पॉइंट बताया था, टीम प्लेयर, वो यहां आपको बिल्ड करना पड़ेगा। केयरिंग, मदद करने वाला नजरिया आपको बिल्ड करना पड़ेगा। चाहे वो केयरिंग अपलाइन की भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि केयरिंग टीम की भी हो, केयरिंग आपके कोलाइन की भी हो सकती है। जो भी व्यक्ति है वो हर व्यक्ति की केयर करके चलता है। आने वाले समय में वो सारे के सारे व्यक्ति मिलकर उस अकेले व्यक्ति की इतनी केयर करते हैं, तो व्यक्ति समझ नहीं पाता कि मैंने अपने जीवन में ऐसा क्या किया था जो इतना लोग मुझे पूछ रहे हैं और पूज रहे हैं। तो केयरिंग एटीट्यूड हमें रखना पड़ेगा, लविंग एटीट्यूड हमें रखना पड़ेगा। आगे का जो एटीट्यूड है वो लविंग एटीट्यूड, हमें लोगों से प्यार करना पड़ेगा। बहुत लोग है ना, ईर्ष्या कर लेते हैं, अंदर ही अंदर नफरत कर लेते हैं, और हम लोगों को बता रहे हैं नजरिया बदलो, सारी चीजें बदलो, और अमल करना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग बोल देते हैं, बहुत से ट्रेनर आपने देखे होंगे ऐसा बदलना चाहिए, उनका खुद का नजरिया नहीं बदल पाता है। तो ये केयरिंग जो एटीट्यूड है, लविंग एटीट्यूड है, वो हमें रखना पड़ेगा। हमारी किसी से दुश्मनी थोड़ी है, और कभी भी नेटवर्किंग है दुश्मनी करके नहीं चलती, ये मालिक वाला काम है दोस्तों। ये बोला जाता है ना कि सिंधी जो होते हैं वो बिजनेस में सफल ज्यादा क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जो उनका व्यवहार है ना, वो झगड़ा करने वाला व्यवहार नहीं होता। जो दुकानदार होते हैं वो अपनी दुकान किस तक कब चला पाते हैं, जब उनका जो नजरिया है वो इस तरह का होता है, क्योंकि यार ग्राहक से लड़ना नहीं है, आज नहीं नुकसान दे जाएगा कोई बात नहीं, कल फायदा दे के जाएगा। तो इस तरह का जो इसका एटीट्यूड हो जाता है, लविंग एटीट्यूड। हर किसी से प्यार मोहब्बत करें। यहाँ किसी से झगड़ा करते फिरेंगे तो दोस्तों आप इंडिया लेवल के सम्मान पाएंगे। किसी ने झगड़ा कर दिया और आपको कहीं वो मीटिंग में मिल गया और कोई बात हो गई और आपस में कहासुनी हो गई, तो पूरा वहां का माहौल खराब हो जाएगा। तो इस तरह का जो एटीट्यूड है वो हमें त्यागना पड़ेगा। झगड़ालू या किसी तरह का, हमें ये लविंग एटीट्यूड अपनाना पड़ेगा। 10वां जो एटीट्यूड आता है दोस्तों, वो आता है लॉयन एटीट्यूड। शेर वाला एटीट्यूड रखना पड़ेगा, बब्बर शेर वाला। मस्त मौला, अपने काम से काम, टारगेट जिस पर लगा दिया। देखा नहीं उसका नजरिया किस तरह का होता है शेर का भाई। और भी जंगल में क्वालिटी वाले लोग हैं, जानवर हैं। जंगल में बहुत सारे जानवर इस तरह के हैं जो शेर से ज्यादा क्वालिटी हैं। अगर दिमाग की चतुराई की बात करें तो लोमड़ी उससे ज्यादा चतुर है। ताकत की बात करें तो हाथी में उससे ज्यादा ताकत है। छल और करंट की बात करें तो चीता में उससे ज्यादा छल है। टाइगर में भागने में भी वो ज्यादा है। मतलब बहुत सारे कारण ऐसे हैं कि जिसके कारण शेर से ज्यादा क्वालिटी और जानवरों में है। लेकिन राजा शेर क्यों है जंगल का? केवल एक ही अंतर है दोस्तों, उसका जो एटीट्यूड है ना, वो उसको सबसे डिफरेंट बनाता है। उसका जो साहस है ना, साहस का अगर कहीं नाम आता है तो शेर का नाम अपने आप आ जाता है कि साहस, शेर जैसा साहस होना चाहिए, व्यक्ति को शेर जैसा बनना चाहिए, उदाहरण दिए जाते हैं। तो वो लॉयन एटीट्यूड हमें रखना पड़ेगा। केवल मद मस्त, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई टेंशन नहीं, मद मस्त शेर की तरह रहना हमें पड़ेगा। वही नजरिया रखना पड़ेगा। अपना टारगेट, शेर हमेशा टारगेट लगा के अपना काम करता है। जो अपने जीवन जीने की वो
प्रक्रिया है उसे उसी तरीके से जीता है। अपना शिकार करता है तो भी वो उसी एटीट्यूड से करता है, टारगेट वाले एटीट्यूड से। हिरन का झुंड चाहे उसके सामने कितने भी हिरन खड़े हों, लेकिन वो बहुत देर उसको देखता रहेगा, टारगेट करता रहेगा, विजुलाइज करता रहेगा कि ये जो है ये आज की खुराक का मेरा पूरा इंतजाम इससे सही हो जाएगा और ये सही मेरी लोकेशन पे खड़ा हुआ है। पूरी प्लानिंग करता है, सही लोकेशन पे मेरे पे ये खड़ा हुआ है और मैं यहां से वहां पैर रख के 2 कदम वहां जंप मार के मैं इसको बड़ी आसानी से पकड़ सकता हूं। इस पे फोकस मुझे रखना पड़ेगा। वो अपनी 5 से 10 मिनट खड़े होके झुक के देख के ना एकदम एक्शन के साथ वो उस पर टारगेट लगा के रखता है। पूरी प्लानिंग कर लेता है टारगेट लगा के कि इस तरीके से उसकी हरकतें नोट करता है अगले व्यक्ति कि ये क्या हरकत कर रहा है, कितनी आगे जा रहा है, कितने पीछे जा रहा है और ये क्या तरह से घूम रहा है यहाँ और इसका ध्यान कहाँ है। वो पूरे प्लानिंग के साथ काम करता है दोस्तों। और ऐसा जो वो होता है एटीट्यूड होता है वो लॉयन एटीट्यूड कहलाता है। साहस और करेज वाला एटीट्यूड होता है दोस्तों। वो जो करेज जिसके अंदर होगा उसके अंदर अपने आप लोग डर जाते हैं। ये डर वाला जो एटीट्यूड है वो अंदर से निकालना पड़ेगा। लॉयन वाला एटीट्यूड दोस्तों लाना पड़ेगा। ये 10 तरीके के छोटे छोटे एटीट्यूड में मैंने बताए हैं। जो मेन एटीट्यूड है वो नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। क्रिएटिव एटीट्यूड इन दोनों के बाद बनता है। अभी हमें क्रिएटिव एटीट्यूड पे ध्यान नहीं देना है। क्यों? क्योंकि अभी हमें केवल पॉजिटिव एटीट्यूड को लेके चलना है। जब हमारी कोई सफलता हमारे हाथ आ जाती है, हम एमरल्ड, रूबी, डायमंड की तरफ पहुंच जाते हैं, तो हमें अपना जो क्रिएटिव एटीट्यूड है वो तब हमें निकालना पड़ेगा। उसके बाद हमें बहुत सारी चीज क्रिएट करनी पड़ती हैं, क्योंकि हर कदम पे व्यक्ति की जो जिम्मेदारियां हैं, हर लेवल पे व्यक्ति की जो जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी अलग अलग है। तो उसके हिसाब से हमें वो क्रिएट करना पड़ेगा। दोस्तों आगे जो बात है मेरी, वो कॉन्फिडेंस अगर आता है तो आता है पॉजिटिव एटीट्यूड। जिस व्यक्ति का एटीट्यूड पॉजिटिव होगा उस व्यक्ति को उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा। एटीट्यूड आपका, सही एटीट्यूड आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करता है। कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। और बहुत से लोग देखे होंगे जिनके पैकेज है ना, जिनके पैकेज 20-20 लाख सालाना एनम लगे हुए हैं, एक साल के 20-20 लाख रुपए लोग कमा रहे हैं, प्रोफेशनल लोग जितने भी हैं, लेकिन उनका नजरिया नेगेटिव रहता है। अच्छे पैकेज वाले लोगों के नजरिया नेगेटिव रहते हैं जॉब के अंदर। अरे क्या है, माने कि कुछ नहीं, कट रही है, चल रही है, बहुत परेशान हूं यार, इतना काम दे दिया, वहां पूरी जिम्मेदारी दे दी है, पूरे दिन लगा रहता हूँ, खाना खाने का टाइम नहीं है, पता नहीं क्या है यार, कहाँ आके फंस गया। पैसे आए, पैसे का भी आनंद नहीं ले पा रहा हूँ, घर में रोजाना लड़ाई होती है, सुबह निकल जाते हैं 6 बजे, 12 बजे घर पहुंचते हैं, खाना खाओ, सो जाओ, सोने का टाइम नहीं है, आंखों में नींद भरी रहती है, बड़ा परेशान हूँ यार जीवन से, मैंने ये क्या पढ़ाई की, मैं तो आके फंस गया। तो दोस्तों ये जो एटीट्यूड है ये पैसों से बिल्ड नहीं होता। तो ऐसे पैकेज वाले लोग हैं जो सफल, अपने आप में एजुकेशन में जो सफल लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, उन व्यक्तियों का भी नजरिया पॉजिटिव नहीं हो पाता। तो यहाँ इतने बढ़िया बातें बताई जाती हैं सिस्टम के माध्यम से, चैंपियन सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं ऐसे सिस्टम के लिए, मैं आभारी हूं। तो दोस्तों जिंदगी में अगर कहीं ऊंचाई पाओगे तो दोस्तों आपके नजरिए की वजह से पाओगे, आपकी डिग्री की वजह से नहीं पाएंगे। तो आप अपने नजरिए को बिल्ड कर लें, एकदम पूरा विश्वास वाला इस तरह से एटीट्यूड होना चाहिए। मैं एक कहानी के माध्यम से मैं अपनी बात को यहीं विराम करता हूं कि दोस्तों एक गांव में सूखा पड़ रही थी और बहुत ज्यादा सूखा पड़ने के बाद वो लोग बहुत परेशान हो गए। एक पहाड़ी थी, वहां एक मंदिर था, मंदिर पे लोगों, गांव के लोगों ने जाके, 1-2 व्यक्ति ने मंदिर पे गए, जाके पुजारी जी से बात की, तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो, सब लोग यहीं आ जाओ, हवन पूजा करते हैं, और पूजा कर हवन करने के बाद बारिश के लिए हवन करते हैं, और सब लोग, गांव में कोई रहना नहीं चाहिए, कोई भी बच्चा नहीं रहना चाहिए, सारे के सारे लोगों को यहाँ के हवन करवाना है। कि ठीक है। सब लोग गांव के पहाड़ी पे पहुंच गए, मंदिर पे जाके बैठ गए, हवन के लिए तैयार हो गए, लेकिन एक लड़का वहां नहीं पहुंच पाया।
मान के उसका इंतजार करो, कहाँ है उसको देख के लाओ। तो थोड़ी देर बाद वो पहुंचा तो दोस्तों उसके हाथ में छाता था। छाता लेके वो पहुंचा और सबसे पीछे जाके छाता लेके बैठ गया। तो उन्होंने देखा कि यार ये छाता लेके बैठा है, बिल्कुल पागल है क्या, बारिश हुई नहीं है यहाँ, बारिश के लिए परेशान हो रहे हैं और ये छाता लेके बैठा है। उससे पूछा गया कि किस तरीके आप ऐसा क्यों कर रहे हो भाई। तो उनसे पूछा गया तो उस व्यक्ति ने बोला कि हम जो हवन पूजा कर रहे हैं बारिश के लिए कर रहे हैं, हमारी उसमें श्रद्धा है पूजा में, हवन में कि इस हवन से बारिश हो जाएगी। जब हमारी श्रद्धा है बारिश होनी है तो छाता लेके बैठो ना, बारिश तो होनी है। तो उसका जो विश्वास था बिल्कुल दृढ़ था, पूरा विश्वास था, उसका जो नजरिया था बिल्कुल पॉजिटिव था कि बारिश होनी है, क्योंकि उसके लिए वो प्रयास कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो है पूरा कॉन्फिडेंस हमें होना चाहिए और हमें कि ये चीज होगी, उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं तो वो होगी। जब आदमी मेहनत कर रहा है, प्लान दे रहा है और फील्ड में जा रहा है, लोगों से बात कर रहा है, तो डायमंड तो बनेगा। उसके बारे में क्या सोचना बनूंगा कि नहीं बनूंगा, फुली कॉन्फिडेंस इसको होगा कि यार मैं एक्टिविटी कर ही रहा हूं तो डायमंड तो मुझे बनना ही है। तो डायमंड के बारे में जो चीजें वो फील करता है, डायमंड जिस तरह से रहता है, वो उसको विजुलाइज हो रहा है, उसके बारे में सपने आ रहे हैं, वो अपनी सपनों की कार में घूमना महसूस कर रहा है और रात को इसी तरह के उसके विचार आते हैं, तो उस व्यक्ति को तो कोई रोक नहीं सकता। तो ये बातें थी मेरी एटीट्यूड के ऊपर जो बातें थी। आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों ने इतना पेशेंसफुली मुझे सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बधाई हो कि आपने पेशेंसफुली सीखा भी। तो दोस्तों कोई भी बात आपको मेरी गलत लगती है या किसी तरीके से कोई बात मुंह से ऐसी निकलती है कि आपका ईगो हर्ट होता है या आपको बुरी लगती है, तो दोस्तों उसे अपने दिमाग से यही निकाल दें। जो अच्छी अच्छी बातें सिस्टम के माध्यम से जो बताई गई हैं, सिस्टम ने जो मुझे सिखाई हैं, वो चीजें जो आपको अच्छी लगी हैं वो आप अपने दिमाग में रखें और उसका इम्प्लीमेंट करें। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच दोस्तों।